दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीर और ऑक्सीजन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है और मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा पढ़ाई आपको समझ में आता होगा। तो चलते हैं, आज की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। हम इस बात पे ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। कहने का मतलब, हम भी किसी भी तत्व का अगर हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसमें एक नए पदार्थ का उत- उत्पन्न होता है, नए पदार्थ बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे उदाहरण पहले में दिखा रखा है कि हाइड्रोजन एक तत्व है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। ये दो तत्व है, ये दोनों अलग तत्व है और इनमें से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका नाम है H2O। और ये हमारा क्या है? जल। तो ये क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना और उसका नाम क्या है? जल। दूसरा क्या है? मैग्नीशियम है एक पदार्थ, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन है। ये दोनों पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, या फिर हमारे डेली रूटीन पे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे श्वसन, सांस लेना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, ये भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना, हमारा लोहा नया होता है उसमें जंग लग जाता है तो उसमें क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया। खाना पकाना, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और प्रकाश संश्लेषण, ये क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये कुछ उदाहरण थे जिसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, और ये एग्जाम में अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे अब हम कैसे कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कुछ लक्षण दे रखे हैं, उसके बेस पर हम बताएंगे। जैसे पहला लक्षण दे रखा है कि गैस का निकलना तथा अभिकारकों की अवस्था में परिवर्तन होना। देखो यहाँ पे दो वर्ड दे रखा है, एक अभिकारक, इसको आगे पढ़ेंगे, और अवस्था, इसको भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि अवस्था तीन प्रकार की होती है। कहते हैं ना भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? भौतिक अवस्था। और ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। इसको बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस को किससे दिखाते हैं हम? ठोस को सॉलिड से दिखाते हैं, गैस को जी से दिखाते हैं, सॉरी द्रव को, द्रव को लिक्विड से दिखाते हैं, और गैस को दिखाते हैं हम जी से। ये हमारे क्या है? भौतिक अवस्था। अभिकारक क्या होता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि ऊष्मा का शोषित होना या ऊष्मा का उत्सर्जन होना। अगर ऊष्मा शोषित हो रहा है मतलब ऊष्मा ले रहा है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होना मतलब ऊष्मा क्या है? बाहर। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ये वही चीज है। सांस लेते हैं अंदर, सांस छोड़ते हैं बाहर। तो ये क्या हुआ? ऊष्मा का शोषित होना, उत्सर्जन होना। ये रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। तीसरा क्या है? अवक्षेप का बनना। क्या बनना? अवक्षेप का बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण है। रंग परिवर्तन होना, अगर हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे, और उसको मिलाने के बाद अगर कोई नया पदार्थ बनता है या उसमें कलर में उसके चेंज आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ये रहा कि हमारा क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो इस तीर के इधर है, वो क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक।
अब कह रहे हैं ना कि भाग लेने वाले, तो इसमें भाग कौन ले रहा है? मैग्नीशियम ले रहा है और ऑक्सीजन, ये भाग ले रहे हैं। और तीर के जो इधर है ना, उसे क्या कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद एक नया पदार्थ बनता है, इसे उत्पाद कहते हैं। देखो ये अभिकारक हो गया। अब इन दोनों को मैंने मिलाया तो क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ बना। जो ये नया पदार्थ बना इसी को बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। और यहां से भी देख सकते हो कि जो इस तीर के इधर रहेगा उसको बोलेंगे उत्पाद, और जो इस तीर के इधर रहेगा उसको बोलेंगे अभिकारक। और अभिकारक मैंने बता दिया कि दो पदार्थ मिले, एक नया पदार्थ बना, ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रासायनिक समीकरण। हम कैसे कह सकते हैं रासायनिक समीकरण हुआ? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहला वर्ड क्या दे रखा है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया संकेतों, संकेत का मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि भौतिक की तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन अवस्था होती है। जब भी कोई तत्व है, यहाँ पे जैसे mg दे रखा है, क्या दे रखा है? mg। mg के सामने क्या लगा रखा है? s। s का मतलब क्या है? जो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है हमारा? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। इसको ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? g का मतलब होता है गैस। यही चीज है, ये इसको संकेत से दिखा रहा है और इसको सूत्र से दिखाता है। और यहाँ पे क्या है? तत्व है। अब इनके माध्यम में व्यक्त किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये क्या हुआ? रासायनिक समीकरण हमारा तैयार हुआ। एक ये समीकरण हमारा तैयार हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो, हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, जो हमारा समीकरण बनता है, एक अभिकारक एक साइड होता है, दूसरा साइड क्या होता है? उत्पाद होता है। तीर के इधर जो होता है वो उत्पाद होता है और तीर के इधर जो होता है अभिकारक होता है। इनको क्या करते हैं हम? संतुलन करते हैं, जिसको बोलते हैं बैलेंस। अगर मान के चलो कोई तत्व 5 ग्राम है तो इधर भी क्या हो जाएगा? उत्पाद में भी 5 ग्राम होगा। मैं समझाता हूँ। और इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? एक एक करके हम पढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के मुताबिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है कि अभिकारक या उत्पाद, जितना अभिकारक होगा उतना क्या होगा? उत्पाद होगा। तो वही कह रहा है कि ना द्रव्यमान का निर्माण होगा, अभिकारक में ना तो निर्माण होगा और ना ही क्या होगा? उत्पाद में उसका विनाश होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इस नियम के मुताबिक अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया जब कराते हैं उसके पहले और बाद में मौजूद हर तत्व के परमाणु की संख्या समान होगी। तो परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। कैसे? जैसे मैंने मान लिया, मैं यहाँ पे लिया मैग्नीशियम, क्या लिया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर 2 दे रखा है, तो इधर जो उत्पाद भी बनेगा ना, वो भी क्या बनेगा? मैग्नीशियम 2 ही बनेगा। ना कि यहाँ पे 4 होगा, ना 3 होगा, ना 1 होगा। जितना इधर होगा उतना क्या होगा? इधर होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब है कि अभिकारकों को कुल द्रव्यमान, अभिकारक किससे कहते हैं मैंने इससे पहले समझा दिया, उत्पादों को कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। मतलब अगर मैं इधर अभिकारक, इधर वाली चीज क्या होती है? अभिकारक। और इधर वाली चीज क्या होती है? उत्पाद। मतलब अगर मैं मान चलूं कोई तत्व लिया, अगर तत्व यहाँ पे कितना है? 20 ग्राम है, तो उत्पाद भी कितना होगा? 20 ग्राम। बराबर रहेगा, ना तो कम होगा ना तो ज्यादा होगा। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हम किसी चीज को अभी बैलेंस करेंगे तो मैं उसमें अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, H2 + O2, ऑक्सीजन लिया। इससे किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। H2O हुआ। किसका निर्माण हुआ? जल का निर्माण हुआ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बैलेंस करूंगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4। यहाँ पे कितना है? 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे भी 2 है। अगर ये 2 पहले लग जाता है, ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है,
ठीक है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो देखो ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। जितना इधर होगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2 ऑक्सीजन। अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम एक के क्वेश्चन को करेंगे और इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। इसी से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और कैसे करते हैं, जिसमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी समझ में आ जाएगा कि ना तो द्रव्यमान का विनाश होगा और ना ही क्या होगा, ना ही उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास ये समीकरण है, पहला समीकरण है, इसको पहला करते हैं और इसको हम क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। जैसे क्या दे रखा है? HNO3 प्लस CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COCaNO3 और होल्टोइज प्लस H2O। ये बन गया। हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। अभिकारक वाली चीज जो है ना, एक साइड लिखेंगे और उत्पाद वाली चीज क्या करेंगे? एक साइड लिखेंगे। चलो लिखते हैं। देखो कैसे करते हैं बैलेंस, हम आराम आराम से सीखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है? ऑक्सीजन की संख्या हमारी दे रखी है 3। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 दे रखी है। ये हमारे पहले वाले का है। प्लस के बाद वाले को भी लिख लेते हैं। कैल्शियम की संख्या कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। अच्छा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें होल टॉइज है ना, तो ये इसके लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है। मतलब ऑक्सीजन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? पहले उत्पाद वाली भी चीज भी लिख लेंगे। कैल्शियम की संख्या कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है? यहाँ पे 2 दे रखी है। देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ इसका पूरा है ना, 2 दे रखी है। और 2 तय कितना हो जाएगा? 6। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजन की संख्या इस वाले में कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। और यहाँ पे भी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 से करूंगा तब तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब नाइट्रोजन हमारा कितना होगा? 2 होगा। देखो, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना किसी भी संख्या से, तो ये पूरे का मल्टीप्लाई होगा। इसका होगा इस पूरे का। तो हमारा नया क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से इससे गुणा करूंगा। 2 का नम 2। अब नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारा? नाइट्रोजन हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा? ऑक्सीजन हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर क्या लगा दूंगा? यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? यहाँ पर 2 लगा दूंगा। देखो, 2 लगाया तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। 2 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? अच्छा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या तो 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी? 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से 2 से गुणा कर दूंगा। जब भी मैं 2 से गुणा करूंगा, जब भी 2 से गुणा करूंगा, तो अब मेरा नया क्या बन के आएगा? नया जो बन के आएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? इस जगह पे मैं क्या करूंगा? इस जगह पे 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? 2। अब देखो, ऑक्सीजन कितना हो गया? सॉरी, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आया? और इधर भी देखो सारी चीज बैलेंस हो गई। आप चेक कर सकते हैं, कैल्शियम कितना है? 1 है। इधर भी कैल्शियम कितना है? 1 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 6 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। और ये कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया?
ये 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और इधर भी कितना है, 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 लगा दिया, और यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हमारा क्या है, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या दे रखा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब एरो लगाएंगे, सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से बैलेंस करेंगे। तो मैंने कैसे समझाया था कि जो अभिकारक वाली चीज होती है ना, उसको एक साइड लिख लो, और उत्पाद वाली चीज होती है उसको एक साइड लिख लो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, नाइट्रोजन की संख्या हमारी दे रखी है, सॉरी नाइट्रोजन कह रहा हूँ, सोडियम की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, ऑक्सीजन की संख्या दे रखी है, 1 दे रखी है। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट पे रख लेते हैं। अगला क्या दे रखा है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। सल्फर की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, हमने इसको अच्छे तरीके से लिख लिया। हमने अभिकारक वाली चीज लिख ली, अब क्या करते हैं, उत्पाद वाली चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। इस वाले को हम ब्रैकेट पे लिख देते हैं। अगला क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, इस वाले पे 2 दे रखी है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा बार बार नाइट्रोजन आ रहा है, सोडियम, तो सोडियम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सोडियम कितना हमारा, 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अभी इससे हम गुणा करें तो ये इससे भी होगा, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको हमने कर लिया अच्छे से। अब क्या होगा, ये जो 2 2 आया है, हम क्या करेंगे, इस पे 2 लगा देंगे, 2 नाइट्रोजन, सॉरी 2 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या क्या चीज बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है, यहाँ भी सल्फर की संख्या 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 है, 4 है। लेकिन फिर भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे 4, टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2, और ये 4, 6, इधर क्या हुआ, 4 और एक 5 है। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो देखो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या अब कितनी हो जाएगी, 4। ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 दूनी 4, और 2 एक अन्नम 2। तो देखो ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है, 4, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और 2 4 हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। ये 2 लगा दिया, देखो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, अभिकारक को एक साइड लिखना है, उत्पाद को एक साइड लिखना है। जो चीज हमारे पास दे रखी है उसको लिखो, और उत्पाद वाली साइड लिखो, देखो कौन सा तत्व जो है बैलेंस नहीं है, और उसको बैलेंस करो। कुछ नहीं करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जो सी नंबर है, हमारा तीसरा नंबर दे रखा है कि क्या दे रखा है, सोडियम क्लोराइड AgNO3। एजी को क्या नाम, एजी का क्या नाम है, एक बार बताना, AgCl प्लस Na। कमेंट में बताओ कि एजी का क्या नाम है, एजी, एजी को किस नाम से जानते हैं, ये हमारा एक तत्व है, किस नाम से जानते हैं। तो देखो
क्या करेंगे, हम फिर बैलेंस करेंगे सीधा। हम एक एक चीज को पहले लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम की संख्या कितनी दे रखी है, सोडियम की संख्या हमारे पास दे रखी है। सोडियम की संख्या कितनी दे रखी है, एक दे रखी है। क्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है, एक दे रखी है। ठीक है। और Ag मतलब इसकी संख्या कितनी दे रखी है, एक दे रखी है। और नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, एक दे रखी है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, तीन। देखो O पे क्या लगा है, तीन। ठीक है। आगे करते हैं। यहाँ पे Ag की संख्या एक दे रखी है। क्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है, क्लोरीन की संख्या दे रखी है, एक दे रखी है। और सोडियम की संख्या कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा। सोडियम की संख्या दे रखी है, एक दे रखी है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी दे रखी है, एक दे रखी है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, तीन दे रखी है। मेरे हिसाब से ऑलरेडी बैलेंस है क्या, देखते हैं मैच करके। यहाँ पे क्या है कि सोडियम की संख्या एक है, क्लोरीन की संख्या एक है। यहाँ भी सोडियम की संख्या एक है और क्लोरीन की संख्या एक है। यहाँ पे सिल्वर की संख्या एक है और नाइट्रोजन की संख्या एक है। ऑक्सीजन की संख्या तीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन संख्या एक है। देखो ये ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है, हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से क्या हुआ, बैलेंस है। ऐसा क्वेश्चन घुमाते हैं और टाइम भी लेते हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस दे रखा है और हमने इसमें क्या किया, इसको लिखा और ये हमने बैलेंस करने की कोशिश की, बट ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा आखिरी है क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया। देखो क्या दे रखा है, PaCl2। पी ए का नाम बताइए क्या है, और प्लस H2SO4। PaSO4 प्लस HCl, ये दे रखा है। इसको अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, अभिकारक वाली चीज एक साइड लिख लेंगे और उत्पाद वाली चीज एक साइड लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेरिलियम क्या है, एक। क्लोरीन कितना है, दो है। ठीक है, इसको ब्रैकेट पे रख लो। अगला क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन संख्या कितनी दे रखी है, दो। सल्फर की संख्या कितनी दे रखी है, एक। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, चार दे रखी है। ठीक है, हमने इसको अच्छे से लिख लिया। अब उत्पाद वाली चीज लिख लेते हैं। बेरिलियम की संख्या कितनी दे रखी है, एक। सल्फर की संख्या कितनी दे रखी है, एक। ऑक्सीजन की संख्या कितनी दे रखी है, चार दे रखी है। ठीक है, इसको हमने लिख लिया। दूसरे वाले पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन संख्या कितनी दे रखी है, एक। क्लोरीन की संख्या कितनी दे रखी है, एक। देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है, और ये कौन कौन सी चीज हमारी बैलेंस है। जैसे यहाँ पे बेरे बेरिलियम दे रखा है एक, यहाँ पे भी एक है, देखो एक दे रखा है। क्लोरीन की संख्या कितनी है, दो। देखो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या दो है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितनी है, एक है। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नया क्या बन के आएगा, नया जो बन के आएगा हम उसको लिख लेते हैं। क्या आएगा कि हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास दो हो जाएगी। और क्लोरीन की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। जब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो और क्लोरीन की संख्या दो हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर दो लगा देंगे। दो लगा देंगे तो एक तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसको सही से लिख दो। ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, बेरिलियम एक है, क्लोरीन दो हो गया, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। हाँ देखो ये सारा बैलेंस हो गया। देखो हाइड्रोजन भी दो है, यहाँ भी दो। सल्फर एक, यहाँ भी एक। ऑक्सीजन चार, ये भी चार। हाइड्रोजन का दो, हाँ। क्लोरीन का अब क्या हुआ, जो नया बन के आया, दो। और यहाँ पे क्या हो गया, दो। तो हमारा ये भी क्या हुआ, अच्छे से बैलेंस हो गया और हमने इसको अच्छे तरीके से सीखा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अब इसे कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जो अभिकारक और हमारा उत्पाद क्या होता है, वो दोनों बराबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे।
ऐसा दे रखा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में कुछ और भी चीज है, इसी के अंदर हमें पढ़ना है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व या यौगिक मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे ये x प्लस वाई दे रखा है और क्या हुआ, ये एक्स वाई बन गया। जैसे एक या एक, दो या दो से ज्यादा क्या करेंगे, तत्व मिले और ये मिलकर एक क्या बना दिए, यौगिक का निर्माण कर दिए जिसका नाम है एक्स वाई। इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कोई चीज मिलकर बनना, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, हमारे क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है प्लस क्या हुआ है, दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन, ये जुड़ के क्या बन गया हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा तत्व मिलकर क्या बनाए, एक यौगिक का निर्माण कर दिए, इसे ही बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे दे रखा है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या दे रखा है, जल मतलब पानी, ये दोनों से मिलने से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि CaO को क्या कहते हैं। पेपर पूछता है कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या नाम है, तो इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो अगर बिना बुझा हुआ चूना है तो हुआ चूना का भी फॉर्मूला होगा या उसका नाम होगा, तो हाँ है। तो क्या है हमारा CaOH का होल ट्वाइस, इसका नाम है बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना है ये, बुझा हुआ चूना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये पेपर में पूछता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। अब हम पढ़ेंगे संयोजन ही अभिक्रिया में पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं, हम जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद बनते हैं और साथ ही ऊष्मा भी निकलती, क्या निकलती, ऊष्मा, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब भी हम किसी दो अभिकारक या उससे ज्यादा अभिकारक को मिलकर उत्पाद बनाएंगे और उत्पाद के साथ साथ क्या होगा, ऊष्मा भी अगर निकलती है, क्या निकलेगी, ऊष्मा भी निकलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखो CH4 का नाम क्या है, मीथेन है, ये ऑक्सीजन है। तो जब हम इन दोनों को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और जल बना। जब ये बना तो साथ में क्या निकला, ऊष्मा। जिसमें ऊष्मा निकलता है उसी को बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा देखो। अच्छा, C6H12O6, ये क्या है, हमारा यौगिक है। इसका आप नाम लिख के बताना, कमेंट्स में बताना कि इसका नाम क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ऑक्सीजन है। देखो, ऑक्सीजन और C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब भी मिलता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और क्या है, ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, C6H12O6, ये हमारे प्रकाश संश्लेषण पे काम आता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखना और इसका नाम भी याद रखना। C6, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, C6H12, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज। ठीक है, चलते हैं अगले पर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन कौन सी है। जैसे लकड़ी, कोयला, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का दहन, पेट्रोलियम जैसे जो ईंधन होता है उनका जलना या मोमबत्ती की जलना, ये हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कुछ उदाहरण है। देखो, वहां पर एग्जाम्पल पूछता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, ये पूछेगा, और कौन कौन सी चीज होती है ऊष्माक्षेपी में, जैसे लकड़ी, कोयला या पेट्रोलियम जैसे ईंधनों का दहन या मोमबत्ती का जलना, ये सब के किसके उदाहरण है, हमारे ऊष्माक्षेपी के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वियोजन अभिक्रिया, हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली, अब क्या पढ़ेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहते किसे हम,
जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब, मान चलो एक कोई पदार्थ है, जिस या एक कोई तत्व है, ए है, इसको मैं अगर तोड़ता हूँ, वियोजन का मतलब क्या होता है? तोड़ना या टूटना, ठीक है, विघटित होना, ठीक है। तो ए कोई पदार्थ दे रखा है, इसमें क्या करूंगा, जब इसको मैं ए को तोड़ूंगा ना, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है बी प्लस सी। कोई नए पदार्थ का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसी को बोलते हैं वियोजन प्रक्रिया। मतलब एक एक पदार्थ को तोड़ा और उसमें क्या, दो या दो से ज्यादा नए पदार्थ का निर्माण हुआ, उसी को बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने तोड़ा तो किस में टूटा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये क्या हुआ, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। उम्मीद है समझ में आ रहा है। ठीक है, बस कोई एक पदार्थ है, उसको हमने क्या किया, तोड़ा, दो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, ये उससे ज्यादा निर्माण होगा, उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो, अब अगले में क्या दे रखा है, वियोजन अभिक्रिया को तीन प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला क्या, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा से टूटना। विद्युत वियोजन, विद्युत से टूटना मतलब इलेक्ट्रिक करंट से। तीसरा क्या है, प्रकाशीय वियोजन, मतलब प्रकाश से टूटना। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया में तीन प्रकार को बांटा गया। हम एक एक प्रकार को अच्छे से पढ़ेंगे। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ को ऊष्मा के जरिए उसके तत्व में तोड़ा जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। माना मैंने कोई पदार्थ लिया, क्या लिया, CaOCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। मैंने इसका लिया और इसमें मैंने क्या दिया, मैंने यहाँ पे ऊष्मा दिया। क्या दिया? ऊष्मा। यहाँ पे मैंने क्या दिया? ऊष्मा दिया। जब भी मैं इसमें ऊष्मा दिया तो ये क्या हुआ, टूट गया दो पार्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। जो ऊष्मा देने से टूटता है उसे ही बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, अगले पे चलते हैं। दूसरा दे रखा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन किसे कहते हैं? कि जब किसी पदार्थ का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अपघटन होता है। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो यह प्रक्रम विद्युत वियोजन कहलाता है। देखो, विद्युत वियोजन का मतलब ये होता है कि कोई मान के चलो पदार्थ है, यहाँ पे लिख रखा है 2H2O। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या दिया, विद्युत धारा। क्या दिया मैंने इस पे, मतलब विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा दिया, अब ये क्या हो गया, टूट गया। किसमें टूटा? हाइड्रोजन में अलग टूट गया और किसमें टूटा, ऑक्सीजन में अलग टूट गया। तो इससे हमने किससे तोड़ा, इस इस जल को, मतलब 2H2O को विद्युत धारा इसमें प्रवाहित किया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो यहाँ पे कुछ चीज दे भी रखा है। जैसे क्या दे रखा है कि एक मग है, मग है, इसमें एनोड और क्या है, कैथोड है। दो दो रोड है, एनोड और कैथोड। इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। और ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये क्या है, ये जल है, इसमें भरा हुआ है। जब भी मैं इसमें क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा। मतलब जो परख नली है इस ट्यूब में और इस ट्यूब में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग भर जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, अलग आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत वियोजन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय वियोजन। कि प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश की मदद से तोड़ा जाता है, इसे फोटोकेमिकल अभिक्रिया भी कहते हैं। उसे बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। देखो, पेपर में दोनों पूछ सकता है, प्रकाशीय वियोजन किसे कहते हैं या फोटोकेमिकल किसे कहते हैं। फोटोकेमिकल को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अब क्या होता है प्रकाशीय वियोजन? अगर मैं किसी भी पदार्थ को, अगर उसमें प्रकाशीय वियोजन देता हूँ, प्रकाश देने से अगर वो टूटता है तो उसे ही बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे मैंने क्या लिया, AgBr, AgBr। तो मैंने इसमें क्या दिया, प्रकाश दिया। क्या दिया? प्रकाश। जब भी प्रकाश दिया ना, तो क्या हुआ, Ag अलग हो गया और क्या हो गया, Br अलग हो गया। क्या हो गया, टूट गया, वियोजन हो गया इसका। जैसे AgCl, AgCl है, AgCl, इसमें मैंने क्या दिया, सूर्य का प्रकाश। मैंने क्या दिया, सूर्य का, मैंने इसमें सूर्य का प्रकाश दिया तो क्या हुआ, Ag अलग हो गया और Cl क्या हो गया, Cl2 अलग हो गया। देखो, Ag का मतलब सिल्वर और क्लोरीन क्या हो गया, अलग हो गया। इसी को बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन, जो प्रकाश से टूटता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाशीय वियोजन का काम क्या होता है? तो प्रकाशीय वियोजन का काम होता है कि जो प्रकाश की वजह से टूटता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। AgBr, AgCl, AgBr मतलब
क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसका इस्तेमाल श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में। अगर पूछेगा तो लिख दोगे ना। ठीक है। अगले चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि दो इंसान है, मान चलो एक घर है, क्या है, एक घर है। यहाँ पर एक इंसान रहता है, वो क्या है, कमजोर है, क्या है, कमजोर है। और कोई बाहर से कोई इंसान आया, इसके पास आया बाहर से, इस कमजोर इंसान को क्या किया, इसको क्या किया, धक्का मार के इस घर से निकाल दिया, और इस घर पे क्या कर लिया, खुद कब्जा कर लिया, क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो कमजोर इंसान क्या हुआ, बाहर हो गया कमजोर वाला, और जो ताकतवर था इस घर के अंदर है। तो वही ऐसे ही कुछ है विस्थापन अभिक्रिया में। क्या करता है कि जो क्रियाशील तत्व है, कौन से तत्व, जो क्रियाशील तत्व है, वो वीक वाले को, कमजोर वाले क्रियाशील तत्व को, या उससे कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मैंने क्या लिखा, एफी, एफी माना आयरन हो गया। एफी का क्या नाम है, आयरन। आयरन माने क्या होता है, लोहा। एफी प्लस CuSO4, ठीक है। क्या किया कि FeSO4 बन गया, और प्लस क्या कर दिया, कॉपर को बाहर कर दिया। मतलब ये आयरन है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। कहने का मतलब जो है, Fe ये क्या है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, किससे, कॉपर से। कॉपर से क्या है, बोलो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन साइंस के भाषा में क्या बोलूंगा कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए इसने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और उसका स्थान लेके इसके साथ जुड़ गया, तो ये आयरन सल्फेट बना दिया, और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। ठीक है। सेम ऐसे ही जिंक, जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर से ज्यादा क्या है, क्रियाशील है। तो जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्योंकि जिंक ज्यादा है, जिंक भी क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। किससे क्रियाशील ज्यादा है, कॉपर से। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं जिसमें दो यौगिकों अपने आयनों एवं अवयवों को आपस में बदलकर नए यौगिक बनाते हैं। देखो आयनिक का मतलब क्या होता है, आयन। किसकी बात कर रहा है, आयन। आयन, ठीक है। आयन क्या होता है, एक प्लस चार्ज होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं आयन होता है। और आयनों का अवयव को आपस में बदल देता है। जैसे ये क्या करता है कि जो आयन है ना, उसको क्या करता है, आपस में बदल देता है, और उसका क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि A प्लस है, और इसके साथ क्या है, B नेगेटिव है, और एक दे रखा है C प्लस, और क्या बन गया, D नेगेटिव। क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, आपस में बदल लेगा। कहने का मतलब है कि A वाला किससे निर्माण कर गया, ए वाला प्लस का है, तो ये डी से निर्माण कर जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस, तो क्या बन जाएगा, ए डी। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है। और आगे क्या बनेगा, बी वाला क्या है, सी वाला प्लस में है, और बी वाला क्या है, नेगेटिव, तो ये इसके साथ कर देगा। तो आयन का अदला बदली कर लिए। देखो ए बी इसके साथ था, सी डी इसके पास था, ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये इसके साथ अपने आयन को इससे बदल दिया, और ये वाला इसके साथ हो गया। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, हम द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, सोडियम है, और ये क्लोरीन है। ये क्या है, सिल्वर है, ये नाइट्रेट है। ये क्या है, अब क्या हो, देखो सोडियम जो होता है ना हमारा, सोडियम जो होता है Na, ये हमारा प्लस का होता है, किसका होता है, प्लस का। और क्लोरीन माइनस का होता है, ये साथ में है। और Ag हमारा क्या है, ये भी प्लस का होता है, और NO3 ये माइनस का होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, किसके साथ चला गया, सिल्वर क्लोराइड के साथ चला गया। फिर सिल्वर देखो इसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, और सोडियम किसके, नाइट्रेट, वो नाइट्रेट के साथ आ गया। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, माइनस। तो आयन का आदान प्रदान होता है ना, उसे ही बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। देखो दूसरा उदाहरण में क्या दे रखा है, बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दे रखा है। ये प्लस का है, ये माइनस का है।
ये प्लस का है, ये माइनस का है। क्या किया इन्होंने, अपने आयन का आदान आदान प्रदान किया, क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। सोडियम किसके साथ, Cl के साथ चला गया, और बी किसके साथ चला गया, तो बेरिलियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ चला गया। देखो ये प्लस है, इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब हम पढ़ेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उपचयन किसे कहते हैं। उपचयन एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी, ह्रास की जगह क्या लिख लोगे, कमी, अच्छे से समझ में आएगा। तो जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि हुई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की जो कमी होती है ना, इसे ही बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसके साथ क्या हुआ, यह अभिकारक है, लेकिन उत्पाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या उपचयन हुआ, किसकी वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई। सेम, यहाँ कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। तो क्या वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि उपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन कमी होती है, यहाँ पे लिख लें कमी, ऑक्सीजन कमी होती है या हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि होती है, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, उसके जस्ट उल्टा हो रहा है। इसमें इधर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या हो रही, कमी हो रही है, और हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन कम हो और हाइड्रोजन बढ़े, उसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उदाहरण समझते हैं, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसमें क्या किया कि इस वाले पदार्थ से मैग्नीशियम को अलग कर दिया और कार्बन के साथ ऑक्सीजन चले गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हुआ, इसको ही बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। मैग्नीशियम अलग हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड से, और कार्बन के साथ जुड़ गया। सीओ का नाम बताओ क्या है, कमेंट्स में बताना कि सीओ को क्या कहते हैं। ठीक है, जिंक है, जिंक, जिंक और ऑक्साइड। देखो इसमें जिंक क्या कर रहा है कि जिंक को अलग कर दिया, और ओ किसके साथ चला गया, सीओ के साथ चला गया, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ चला गया। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रहा है ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। दूसरे उदाहरण में देखो क्या दे रखा है कि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन देखो इसके साथ जुड़ गया तो क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया ना। तो S2HCl बन गया। तो इसमें क्या, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, इस वाले में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो उम्मीद है अपचयन और उपचयन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है, तो कहने का मतलब है कि उसमें उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, तो इसमें देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई कि नहीं हुई। देखो ऑक्सीजन की कमी हो गई कॉपर से, लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, किसमें, ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई ऑक्सीजन में, और कॉपर से ऑक्सीजन कमी हुई। तो इसमें दोनों अभिक्रिया क्या हुई, दोनों दोनों अभिक्रिया हुई। जिसमें दोनों अभिक्रिया होगी, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन कमी या ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी होगी ना, उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पे चलते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। संक्षारण और विकृत गंधिता, वैसे संक्षारण और विकृत गंधिता में आप डेली रूटीन या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी सारी चीज देखते हो, जैसे लोहा का जंग लगना या चांदी का काली पड़ना। और विकृता गंधिता का मतलब होता है कि कोई ऑयली चीज या होता है ना, उसको हवा या नमी लग जाती है, तो उसमें क्या होता है, लसम हो जाता है, ये स्मेल आने लगती है। इसके बारे में आप जानते हो और मैंने थोड़ा बता भी दिया है, बाकी आगे हम पढ़ते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है, तो
उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इसे ही क्या, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब कोई धातु है, अपने आसपास क्या लेता है, अम्ल लेता है, एसिड, नमी आ जाती है, अगर इन सबके संपर्क में आती है और उसकी चमक क्या धीरे धीरे समाप्त होती है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहा है, हमारा लोहा नया रहता है, उसमें अगर अम्ल आ गया, कोई खट्टी वाली चीज, या फिर कोई नमी आ गई, कहीं सीड़नपन आ गया, तो अगर लोहे उसके संपर्क में आ गया, हवा लगते मान क्या हो जाएगा, लोहे पर जंग लगना स्टार्ट होगा। हमारी चांदी कितनी चमकती है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम अगर पहन लिए, उसमें स्वेटिंग वगैरह होती है, पसीना वगैरह आता है, और हमारा पसीना अम्ल का काम करता है, तो चांदी क्या लग जाए, चांदी पे जब दाग पड़ना स्टार्ट होता है, और चांदी हमारी क्या हो जाती है, काली हो जाती है। क्या हो जाती है, काली। फिर तांबे की बात करें, और तांबे में परत जमना स्टार्ट हो जाता है, और जब भी तांबे में परत जमता है ना, तो क्या हो जाता है, हरे रंग का। किसके रंग का हो जाएगा, हरे रंग का। इसको याद रखना कि लोहे पर कौन से कलर का जंग लगता है, चांदी पर कौन से कलर का जंग लगता है, और तांबे पर कौन से कलर का जंग लगता है, और इसी को हम बोलते हैं संक्षारण। ठीक है। जैसे संक्षारण को कैसे रोक सकते हैं, अब हम संक्षारण को रोकने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे कि संक्षारण को कैसे रोकेंगे। जैसे धातु की सतह पे क्या करेंगे, पेंट या वर्निश की पतली परत चढ़ा देंगे। देखो, हमारे घर पे अगर कभी घर बनता है या फिर जंगला वगैरह लगता है, वो सारे लोहे के होते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि हम उस पर पेंट करते हैं। पेंट किस लिए करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उसमें क्या है, जंग ना लगे। तो हम क्या करेंगे, उसको रोकने का क्या उपाय है, पेंट करो। मशीन के पुर्जों पर ग्रीस लगाओ, अगर मशीन वगैरह है उस पर क्या लगाओ, ग्रीस लगाओ या ऑयल लगाओ, तेल लगाओ, तो उसमें क्या हो जाएगा, संक्षारण को रोकने का वो भी एक उपाय है। तीसरा क्या है, लोहे की सतह पर निकेल या कॉपर की परत चढ़ाएं। लोहा है, उसमें निकेल या कॉपर की परत चढ़ाएंगे तो हमारा संक्षारण से क्या होगा, रोकने के तरीका है ये भी। ठीक है, हमने तीनों चीज पढ़ लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, विकृता गंधिता किसे कहते हैं। जब भोजन में वसा और तेल, वसा का मतलब वही है तेल, और ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीकृत का मतलब क्या, तो उसमें ऑक्सीजन लगता है। क्या लगता है, ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। जब भी उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो भोजन का स्वाद और गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसे ही बोलते हैं विकृता गंधिता। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, कुछ उदाहरण से उसको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे तेल वाली चीज है, मैंने क्या किया कि होली वगैरह में क्या होता है कि हमारे यहाँ पापड़ वगैरह बनता है, या फिर बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, पकौड़े हो गए, पापड़ हो गए, या चिप्स वगैरह हो गए, है ना। तो उसे क्या करते हैं, जब वो बनता है, खाते अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको हम एक दो दिन या शाम तक छोड़ दें, अगर उसमें क्या, ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन अगर लग गया या हवा लग गई, है ना, तो उसमें पता क्या हो जाता है, वो लसम हो जाता है। क्या हो जाता है, लसम हो जाता है। बिल्कुल स्वाद अच्छा नहीं होता, अजीब सा स्वाद रहता है। और एक उदाहरण ये भी है कि गर्मियों में हम खाना क्या करते हैं, गर्मियों में हमारा जो खाना होता है बहुत जल्दी स्मेल आने लगती है उसमें, तो सर्दियों में ऐसा नहीं होता है। और बट जो चिप्स वगैरह है जो हमारे दुकानों में आती है, ये बहुत दिन की बनी होती है, कंपनियों से बन के आती है, तो ये इसमें क्या नमी क्यों नहीं आती है, या फिर ये इसका इसमें स्मेल क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारे होली पर बने हुए पापड़ या चिप्स में उसमें तो स्मेल आने लगती है, लेकिन जो दुकान में चिप्स कुरकुरे हैं इसमें तो नहीं आते। तो उसका रीज़न यही है कि उसमें क्या होता है, हवा नहीं पास होती। क्या नहीं पास होती, हवा नहीं जाती। देखो पैकेट कितने अच्छे से रहते हैं, और उस पैकेट में ना नाइट्रोजन गैस भी रहती है। क्या रहती है, नाइट्रोजन युक्त गैस रहती है। इस वजह से क्या होता है, उसमें हवा नहीं जाती और उसको अच्छे से पैक करे रहते हैं, इसलिए उसमें लसम नहीं आती। ठीक है, और उसको खाते हैं वो चाहे कितने दिन का भी हो। देखो, विकृता गंधिता से बचने का उपाय क्या हो सकता है, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस में पैक करें। अभी मैंने बताया ना कि जो हमारे चिप्स है कुरकुरे हैं उसमें क्या होती है, गैस होती है, ऑक्सीजन गैस नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है, ताकि वो खराब ना हो। दूसरा क्या है, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखें। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या होता है, गर्मियों में हमारा खाना बाहर रहता है तो क्या होता है, उसमें स्मेल आने लगती है, गंध आने लगता है, उसको हम फ्रीज में रख देते हैं, ठंडक पहुंचती है। फ्रीज को ही रेफ्रिजरेटर कहते हैं। और सर्दियों में क्या होता है, खाना खराब नहीं होता क्योंकि ठंडक ऑलरेडी रहती है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को वायुबद्ध कंटेनर में रखें। वायुबद्ध कंटेनर का मतलब क्या होता है कि जिसमें हवा ना पास हो, मतलब ऑक्सीजन ना लगे, बिल्कुल भी ना लगे, तो हमारा क्या होगा, विकृता गंधिता नहीं होगा। चौथा क्या है, खाद्य पदार्थों को रोशनी से दूर रखें, मतलब वहां पर रोशनी ना पहुंचे उससे दूर रखो, तो वो हमारा क्या है, विकृता गंधिता से बचने के उपाय हैं। ठीक है, और भी है नहीं, ठीक है।
तो बस हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि मेरा हर पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।